हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं नितेश सर पुनः आपके समक्ष एक बार पुनः एक नए ऑनलाइन के साथ एक एनसीईआरटी कराया जा रहा है। शायद आपके 9th क्लास का अंतिम चैप्टर चल रहा है। इसके 2 वीडियो होंगे। इसके बाद ये 9th क्लास आपके पूरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जनसंख्या के बारे में हम लोग समझे हैं। वहां से एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वन लाइनर, वो पॉइंट आपको निकाला गया है। इसके बाद हम लोग लास्ट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? तो जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो जनसंख्या के बारे में पढ़ना है कि जनसंख्या होता क्या है। ठीक है, जनसंख्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग को देखना है। किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में देखना है। पॉपुलेशन क्या होता है? आपको बताया थे कि भारत का जो वर्तमान जनसंख्या है, आपको याद रखना है। अगर 2011 के अनुसार पूछेगा तो 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। ठीक है, ठीक है, आपको 121 लाख भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर 2025 के अनुसार बोल दे तो आपको याद रखना है 142.86। ठीक है, करोड़। और वर्तमान की बात कर दे, इसके अनुसार वर्तमान की बात कर दे तो आपको याद रखना है 147 करोड़ के आसपास में अभी हमारा जनसंख्या पहुंच चुका है। ये एक ऐसा डाटा है कि हर प्रतिदिन एक बदलते चला जाएगा। फिर 2 साल 1 साल के बाद अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा कंटेंट मेरा वीडियो 2 साल के बाद देख रहे हैं, 2026 के बाद देख रहे हैं, तो आपको नए डाटा आपको खोज के याद करना पड़ेगा। ये डाटा आप पढ़ के जाइएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत। ठीक है, बस यही कहना है। जितना आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, लेसन को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहां देखिएगा, जनसंख्या किसी भी क्षेत्र या देश के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी भी देश की जनसंख्या हो, वह अहम होता है। आपको सबसे अहम पूंजी मानव संसाधन ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिगणना जनगणना कहलाता है। क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। आपको बताया गया था कि 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था। ठीक है, और नियमित जनगणना की बात करें, किसका नियमित की बात करेगा तो 1881 आपको याद रखना है। ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये रिपन के काल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग जो जनगणना जो पढ़ेंगे बुक में, वो या 2001 का डाटा मिलेगा या 2011 का मिलेगा। दोनों में से कोई एक डाटा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। यही जो भी बताया वही चीज है, ये हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जनसंख्या है, यानी जनसंख्या का क्या कहता है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो भारत के पास कितना है? तो 17.5 भारत के पास है। कितना है? 17.5 भारत के पास है। पूछेगा विश्व की कुल कितना जनसंख्या भारत के पास है? तो 17.5। और एशिया का पूछेगा, तब अगर एशिया का पूछ दे, क्या करे, एशिया का पूछेगा तो 16% आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल पूछेगा, भारत का क्षेत्रफल पूछेगा
तो आपको याद रखना है 2.4%, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्षेत्रफल कितना है? 2.4% इसका क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भारत के पास है। यहीं पर अगर बिहार का क्षेत्रफल पूछ दे, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है भारत का? भारत क्षेत्रफल कितना है? कितना है किसका? भारत का। भारत का तो आपको 2.8% आपको याद रखना है। कितना? 2.8% आपको याद रखना है। ये किसका है? तो बिहार का। ठीक है, हाँ। बिहार का अगर जनसंख्या पूछे, क्या पूछे? बिहार का जनसंख्या पूछेगा, जनसंख्या तो आपको याद रखना है। बिहार की जनसंख्या 1038 करोड़ कह देगा या 1040 करोड़, कोई दोनों में से कोई एक आप देखिएगा, डाटा एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत बिहार दोनों का चर्चा थोड़ा कर रहे हैं, चीज को ध्यान में देखिएगा। जिस दिन ऑब्जेक्टिव चलेगा उस दिन तो अच्छा से हम बिहार का जो है हम कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत की जनसंख्या 2011 में कितना था? 121 मिलियन था। ठीक है, देखिएगा अब थोड़ा सा इसमें देखना क्या है, 121 करोड़ या 121 लाख जो होता है, 121 लाख जो है आपको याद रखना है। ये चीज आपको याद रखना है। विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? 17% है। और क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 3.28 मिलियन भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, 199 मिलियन की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछेगा भारत का तो कौन है? ये है। ठीक है, अगर बिलियन में ना पूछ के क्या दे देगा? बिलियन में ना पूछ के यूपी का दे देगा, यूपी का दे देगा तो 19.19 लाख आपको याद रखना है। ये एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश कि लगभग हमको लगता है कि चौथा या पंचवा पूरा देश में इसका जनसंख्या में स्थान है। ये एक देश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश जो है, देश के मुकाबले में ये उत्तर प्रदेश अपना स्थान रखता है। शायद भारत, चीन, अमेरिका, ठीक है, और जितने महादेश को छोड़ के देश में अगर एक पर्टिकुलर देश की बात करेंगे तो ये अपना चौथा या पंचवा स्थान हासिल कर लिया जनसंख्या के मामले में। भारत देखिएगा 0.6 मिलियन आबादी वाला सिक्किम, कौन किसकी बात कर रहा है? सिक्किम की बात कर रहा है। 0.6 मिलियन आबादी। ठीक है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिएगा, सब आपसे ये पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। इस चीज को आपको देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा कलम को डबल कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कर लेंगे तो चलिए। अब देखिएगा 64,429 जनसंख्या वाला लक्षद्वीप की किसकी बात कर रहा है? तो लक्षद्वीप की बात कर रहा है। लक्षद्वीप की बात कर रहा है कि किसका बात कर रहा है? तो लक्षद्वीप की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बार बार आपको जो हमारे वीडियो नहीं देखो जाके देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको याद रखना है 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था। 1973 में इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसको याद रखना है क्षेत्रफल इसका कितना है? तो क्षेत्रफल इसका है 32 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना द्वीप है? इस पर 36 द्वीप है। आपको 36 द्वीप है। आपको ये तीन चीज आपको याद रखना है। किसका बना हुआ है? तो मूंगा चट्टान का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मूंगा चट्टान का बना हुआ है। मूंगा चट्टान से निर्मित है, या मूंगा चट्टान से निर्मित है ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यानी कुल मिला के भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के ये 5 राज्य। भारत के कितने राज्य? तो 5 राज्य। ठीक है,
जो भारतीय जनसंख्या का 50% हिस्सा रखता है। इन्हीं साधारण सी भाषा में बात कर ले तो भारत का आधा से अधिक आबादी जो है इन 5 राज्यों में निवास करता है। जनसंख्या में पहला स्थान कहेगा, जनसंख्या में पहला स्थान आपको याद रखना है, हम लोग बिहार के हैं। जनसंख्या में क्रम अगर लिख दें, क्रम तो पहला आपको याद रखना है, जनसंख्या में पहला क्रम है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, चौथा है बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। कोई पूछेगा बिहार का क्रम क्या है, ठीक है, तो उल्टा लिखा गया है थोड़ा सा, अच्छा वही तो कहेंगे दिक्कत कहाँ हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र तब बिहार, ठीक है। तो बिहार का क्रम क्या है, तो बिहार का क्रम आपको याद रखना है, बिहार का क्रम क्या है, तो तीसरा है, क्या है, तीसरा बिहार का क्रम है, क्या क्रम है, तीसरा क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्रम तीसरा है। अब देखिएगा, ठीक है, उच्च क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, ठीक है, कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, कौन है, तो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, ठीक है। लेकिन इसकी जनसंख्या मात्र कितना है, 5% ही राजस्थान की जनसंख्या है। कितना परसेंट है, मात्र 5.5% है। कहने का मतलब क्या है, 121 आप देखे ना, इसका कितना परसेंट, 5.5% ही राजस्थान में निवास करता है, ठीक है, राजस्थान में निवास करता है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसको खत्म आगे चलते हैं। ज़्यादा तेज नहीं चलिए, हम लोग को भी चलना है। देखिएगा, ये जो दिया हुआ है, ये जनसंख्या कितना कौन राज्य में है उसका डाटा दिया गया है, कितना किस राज्य में है, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो 16% देख रहे हैं, 16% कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 9% और बिहार का है 9%, पश्चिम बंगाल का 8% और यहाँ पर जो है ये आंध्र प्रदेश का कितना है 7%, आपको याद रखना है। यहाँ बात कर लेते हैं राजस्थान का, तो यहाँ 5.5 आपको याद रखना है, 5.5%, लगभग कितना है 6% दिया गया है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे राज्य हैं जिसकी जनसंख्या काफी कम है, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करना है, आपको देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, घनत्व के आधार पर, यानी घनत्व सबसे अधिक क्या होता है कि 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति निवास करता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी 1 किलोमीटर में अगर 20 आदमी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जनसंख्या घनत्व। अब क्या होगा, जैसे में 1 किलोमीटर 20 आदमी है, दूसरा किलोमीटर में हम देखेंगे तो 30 आदमी है, चौथे किलोमीटर में देखेंगे तो 10 आदमी है। अब देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, तो 20 30 50 10 60, ठीक है, क्या हो गया 60, कितना है 1 2 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा 20, ये मेरा क्या हुआ जनसंख्या घनत्व हुआ। इसको क्या हुआ घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
तो जनसंख्या के घनत्व के मामला में अगर डाटा हम 2001 का देखेंगे, किसका 2001 का देखेंगे, तो पहला स्थान जो था वो बंगाल का था। किसका था? पश्चिम बंगाल का था 2001 में, ठीक। लेकिन अगर 2011 के सेंसस के अनुसार देखेंगे तो पहला स्थान किसका हो गया है, तो बिहार का हो गया है। 1106 लिखेगा, कहीं कहीं 1102 लिखेगा, आपको याद करना है। क्लियर है? समझ रहे हैं चीज को? देखिएगा, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक क्षेत्र की बहुत स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। भारत दुनिया के घनी आबादी वाला देश वाला क्षेत्रों में से एक, यानी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व की घनत्व जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर है। ये आपको याद रखना है, ये लाइन, ठीक है। जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है, ये भारत का है। किसका है? ये भारत का है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर विश्व का जनसंख्या घनत्व पूछे, विश्व का पूछेगा तो 51 किलोमीटर प्रति वर्ग, मतलब 1 किलोमीटर में मात्र 51 रहते हैं। और यहीं पर भारत में आएंगे 382 आएंगे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में आपको मिलेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102। देखिए बिहार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बिहार की बात कर रहा है। 1102 बोलिए, 1106। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, तो बिहार, यहाँ को याद रखना है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहता है, मात्र अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी कितना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कितना है अरुणाचल प्रदेश में, तो मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है कितना, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर 250 से कम और 100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या के साथ मध्य प्रदेश 236। देखिएगा, जो 250 से जो कम जनसंख्या वाला कौन कौन राज्य है, तो याद उसमें आपको मिलेगा। तो एक है मध्य प्रदेश 236, राजस्थान 201, ठीक है, छत्तीसगढ़ 189, ठीक है, और उत्तराखंड 189, ठीक है, मेघालय 132, हिमाचल प्रदेश 123, जनसंख्या घनत्व भी यह है। मणिपुर में 122, ठीक है, और नागालैंड में 119, और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में विच्छेदित और चट्टानी प्राकृतिक माध्यम से कम वर्षा, उथले कम उपजाऊ मिट्टी ने इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित किया है। आगे चलते हैं, देखिएगा, सिक्किम में 86, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 57, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है, 52, अरुणाचल प्रदेश में 17। भारत में सबसे कम घन वाला राज्य है। सबसे कम पूछेगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है कम, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला पूछेगा, सबसे कम जनसंख्या वाला क्या पूछेगा, सबसे कम जनसंख्या वाला पूछेगा, कम जनसंख्या वाला है, ये क्या है, कम जनसंख्या वाला, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या वाला है कौन, सिक्किम। कम जनसंख्या वाला पूछेगा तो सिक्किम, जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन इलाकों में बिहार में बहुत सारे लंबे खाली जो क्षेत्र रहता है, इलाके प्रतिकूल जलवायु, यानी जलवायु अनुकूल नहीं है, उल्टा जलवायु प्रतिकूल, ठीक है, परिस्थितियां मुख्य रूप से विरल जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। आपसे पूछेगा कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने का क्या क्या कारण है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है क्या है, प्रतिकूल जलवायु, ठीक है, परिस्थितियां हैं, बीहर इलाके हैं, ये सब जो है इनके कारण जो है प्रतिकूल जनसंख्या है।
देखिए जनसंख्या परिवर्तन, देखिए जनसंख्या परिवर्तन 3 कारणों से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। कोई पूछेगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण, तो जनसंख्या परिवर्तन कोई पूछ देगा, जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन के कारण पूछेगा, के कारण, परिवर्तन के कारण आपको याद रखना है, एक में जन्म दर, दो में मृत्यु दर और 3 में है प्रवास। ठीक है, प्रवास 3 में है प्रवास। अब 12th में जाइएगा तो उत्प्रवास, उपप्रवास, अप्रवास सब देखने को मिलेगा। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ सिर्फ प्रवास को ही जानते हैं। 3 कारणों से जनसंख्या परिवर्तन होता है, इस चीज के बारे में आप याद रखिएगा। हम एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में जाएंगे तो जहां स्थान छोड़ेंगे वहां जनसंख्या घटेगा, और जहां पर हम लोग जाएंगे वहां जनसंख्या बढ़ेगा। जन्म लेंगे तो भी जनसंख्या बढ़ेगा, मृत्यु होगा तो जनसंख्या घटेगा। और 1981 से लगभग मृत्यु दर में कमी आई है, जिसके कारण हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। चलते हैं आगे, चलिए। जन्म दर, ये चीज तो हो गया। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य विशिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में निवास संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है, परिवर्तन वही चीज है, उस अवधि के दौरान जनसंख्या जिस दर से बदलती है उसे वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। इस आमतौर पर वार्षिक रूप में मापा जाता है, यानी जनसंख्या को किस रूप में, कितना में मतलब गिनती किया जाता है, मापा जाता है, तो वार्षिक गणना किया जाता है, मंथली गणना नहीं किया जाता है। इसके बाद यह वार्षिक वृद्धि दर के रूप में भी जाना जाता है। जब वर्ष में एक बार इसको हम काउंट करते हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी घटी है, तो उसको वार्षिक वृद्धि दर बोला जाता है। भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2011 में 121 मिलियन के करीब में पहुंच चुका है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह 1951 से 1981 तक तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 1981 से धीमी हो गई है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप, आशा करते हैं क्लास समझ में आ रही है। क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशनल का काम बनता है। 2001 से 11 के दौरान, मतलब 11 में, ये आपको याद रखिएगा, फंसाने के लिए दिया हुआ है एनसीईआरटी। 11 में पूछेगा वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 11 में इसका वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% और 17.64% वृद्धि दर से गिरावट की दर में इतना वृद्धि है। गिरावट कितना है, 17.64 गिरावट है, जो कि 1941 से 1951 में वृद्धि के दर के बाद सबसे कम है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, जो कि 1941 1951 में, यानी 10 वर्षों में जो वृद्धि दर के बाद जो सबसे ज्यादा गिरावट आया है वो अब आया है 1.21 अरब लोग के संदर्भ में। छोटी वृद्धि का मतलब जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह नियंत्रण के सभी प्रयासों को बेहतर, ठीक है, बेअसर करने के लिए काफी बड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखना है, जनगणना दे दिया है, जनसंख्या घनत्व दे दिया है, जनसंख्या घनत्व दे दिया है। तो ये जो कलर जो आप देखें, पहले चीज को कलर को देखें, ठीक है, यहाँ बॉक्स दिया होगा, हाँ यहाँ दिया हुआ है बॉक्स, ये देखिएगा, ये कलर जो देख रहे हैं, जो मैप पर जो कलर है उसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये हरा कलर का है 200, ठीक है, जो हरा कलर है 250 कम के क्षेत्र को दर्शाता है। कुछ कम गहरा है पीला, तो 251 से 500, और कुछ डार्क पीला है वो 500 से 750, और कुछ ऑरेंज कलर का है 751 से 1000, और रेड कलर वाला जो है 1000 से अधिक। अब आप कहिएगा सर कि 1000 वाला कौन कौन है, थोड़ा इस चीज को देख लें, देखिएगा। रेड कलर देख रहे हैं, 2 ही राज्य में देखने को मिल रहा है। एक आपको मिल रहा है बिहार, और दूसरा मिल रहा है पश्चिम बंगाल। कौन मिल रहा है, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये चीज याद रखिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये रेड कलर वाला जो दिख रहा है वो 1000 से, कितना, 1000 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सिर्फ 2 ही है, एक बिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए
देखिए एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, उस चीज को जो है ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिए हैं, थोड़ी सी चीज को जो है देखना जरूरत है। यहाँ देखिएगा, आप जनसंख्या घनत्व पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, घनत्व पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, विश्व का कितना है, तो 51 किलोमीटर प्रति वर्ग, 51 किलोमीटर प्रति वर्ग। अगर बात करेंगे किसका, अगर भारत का है, भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगर बात करेंगे किसका, बिहार का करेंगे, बिहार का करेंगे तो 1106 लिखिए या 1102 किलोमीटर प्रति वर्ग। सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम की बात करेंगे, कम का बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, आपको याद रखना है घनत्व में अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करेंगे जनसंख्या का, क्या बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या, घनत्व नहीं, जनसंख्या कम, कम वाला राज्य करेंगे तो कम वाला हो जाएगा आपको सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कम कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या बात कर लेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे, अधिक जनसंख्या बात करेंगे, जनसंख्या तो आपको यूपी को याद रखना है, ठीक है, यूपी को याद रखना है, ठीक है। पहला में एक में यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तीसरा में है बिहार, तीसरा में है बिहार, आपको अपना बिहार कहना है, तीसरा है तब पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश, तब है चौथा में बंगाल, बंगाल, और पांचवा में है आंध्रा, आंध्र प्रदेश है। आपको याद रखना है जनसंख्या में, और यह में हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको याद रखना है। अगर बिहार के अंदर सबसे जिला की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पटना में जनसंख्या ज्यादा है, चीज को आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए, क्योंकि अगर बारीकी तरीके से समझ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न आपको बचेंगे, प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे, काफी आसान आपको दिखेंगे, ठीक है। ये वही जनसंख्या है जो बढ़ रहा है, सन है, ये देखिएगा, ये सन है, ये जो ये सन है, यहाँ देखिएगा ये सन है, ठीक है। 2000 में कितना है, तो 121, और 102 जो है, 102 आप देख रहे हैं 2001 में है। 2 को आपको याद रखना है, याद रखिएगा, हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बताएंगे हम, हाईलाइट कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2001 में 10 लाख में, देखिए जो जनसंख्या वृद्धि उस पर कर रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख पर निर्भर करता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं, तो 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या में परिवर्तन, वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर कहलाता है, यानी जो जन्म लेगा उसमें से जो मर जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलेंगे, ठीक है। जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 पर, यानी जन्म दर की गणना हो, ठीक है, एक में आप लिखिएगा जन्म दर, ठीक है, या मृत्यु दर, मृत्यु दर की गणना क्या करेंगे, की गणना जो करते हैं, कितना पर करते हैं, 1000 पर करते हैं, कितना पर करते हैं, 1000 पर करते हैं, आपको याद रखना है, कितना पर करते हैं, 1000 पर करते हैं, गणना की कितना पर करते हैं, तो 1000 पर करते हैं, 1000 पर करते हैं, एकदम मोटा मोटा लिख दिए हैं, 1000 पर करते हैं, आपको याद रखना है 1000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 पर इसकी गणना करते हैं, मृत्यु दर हो या जन्म दर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है, बात वही 1980 तक भारत
जन्म दर बढ़ाने और मृत्यु दर को कम करने के लिए जाना जाता है। लेकिन 1981 के बाद भारत का जन्म दर का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार 1981 के बाद से कम वार्षिक मृत्यु दर हुई है। जनसंख्या मृत्यु दर कम किस वर्ष से हुआ है? 1981 से हुआ है। भारत का जन्म दर बढ़ने के लिए मृत्यु दर कम करने के लिए जाना जाता है। 1981 तक भारत जन्म दर बढ़ाने और मृत्यु दर कम करने के लिए जाना जाता है। ये भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट में दे दे, लेकिन 1981 के बाद जन्म दर क्या होने लगा? कम होने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जनसंख्या वृद्धि के पीछे प्रवासन तीसरा प्रमुख कारण है। यहाँ प्रवासन दे दिया है। प्रवासन बोलिए या प्रवास बोलिए, प्रवासन बोलिए या प्रवास बोलिए। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको प्रवासन बोलिए या प्रवास बोलिए। देखिए, प्रवास आंतरिक या अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है, एक स्थान से दूसरे राज्य में होता है, और एक देश से दूसरे देश भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास राष्ट्र की जनसंख्या को नहीं बदलाता है। आंतरिक प्रवास जो है राष्ट्र की जनसंख्या को नहीं बदलाता है, लेकिन राज्य को प्रदर्शन कर अपना प्रभाव दिखा सकता है। यानी जनसंख्या क्या है? एक देश, अगर मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, क्या है? भारत है। अब यहाँ की जनसंख्या उठ के यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ चल जाए, तो कोई भारत की जनसंख्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक भारत की सीमा से बाहर नहीं चला जाए तब तक प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन ये किसको प्रभावित करेगा? एक राज्य से दूसरे राज्य की जनसंख्या को प्रभावित करेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। आंतरिक प्रवास राष्ट्र ये तो हो गया। अंतरराष्ट्रीय प्रवास से विश्व की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब के करीब में चला गया है। कितना? 8 अरब से अधिक, 8 अरब के लगभग में विश्व की जनसंख्या पहुंच चुका है। 8 अरब के लगभग में पहुंच चुका है। 8 अरब के लगभग में पहुंच चुका है। आपको याद रखना है, यह परिवर्तन करता है और इसका प्रभाव पड़ता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी केंद्र तक निम्न विकसित राज्यों से अधिक विकसित राज्य में प्रवास का निरीक्षण किया जा सकता है। इस घटना का मुख्य कारण बेहतर काम के अवसर और रहने की स्थिति खोज करता है। देखिएगा, शहरी आबादी 1951 में कुल जनसंख्या कितना बढ़ गया, कितना हो गया है? अगर आपको ये पूछेगा कि 1951 में कितना था, तो 17.29, और अभी वर्तमान में कितना चला गया है? 31.8। ठीक है, यानी ग्रामीण जनसंख्या बात करेगा, क्या करेगा? ग्रामीण बात करेगा तो आपको, ठीक है, आपको क्या रखना है? 62.2% आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा घटाएंगे तो दूसरे ना होगा। अच्छा देख लेते हैं। 100 में से एक गया था, 100 में से नहीं 68 होगा, 68 होगा। ठीक है, वो वही तो कह रहे हैं। 68.2% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिएगा, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में क्या है? कुल जनसंख्या 10 लाख है। ठीक है, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि और एक दशक में कितना बढ़ा है वो आपको याद रखना है। तो आपको दो चीज लाइन याद रख सकते हैं। एक 1951 में, ठीक है, 1951 में वृद्धि दर कितना था? 1.25। कितना वृद्धि दर था? 1.25। ठीक है, अब तब उसके बाद आपको 1961 वाला याद भी आप लोग रख सकते हैं, 1.96। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ होगा? 2001 और 2011। तो 2001 में कितना था? 1.97, और वर्तमान में कितना है? 1.64। ठीक है, जनसंख्या याद करेंगे तो 102 लाख कब था? तो 2001 में। अभी 121 लाख के करीब भारत की जनसंख्या पहुंच चुका है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिएगा आयु संरचना, यानी क्या कहता है, देखिए एक चीज इसमें याद रखना है, कार्यशील आयु, ठीक है, कार्यशील आयु कह लीजिए या कार्यशील आयु बोल लीजिए या जनसंख्या बोल लीजिए। कोई जो जनसंख्या जो कार्यशील है तो 15 से 59 वर्ष जो होता है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। 15 से 59 वर्ष, ये आपको याद रखना है, 15 से 59 वर्ष, ठीक है। चलिए देखिएगा, आयु संरचना के क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। एक क्षेत्र की जनसंख्या को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक देखिएगा बच्चों की जनसंख्या, बच्चा किसको मानता है, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम, ठीक है। अब हम लोग सीटेट के तरीके में उत्तर वाले वर्ष, पूर्व वाले वर्ष, वो सब नहीं देखना है अभी यहाँ पर, ठीक है। ये आर्थिक रूप से अनुत्पादक होते हैं, उन्हें भोजन, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। कार्यशील जनसंख्या की आयु कितने हैं, 15 से 59 वर्ष माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इंसान जिंदगी से भी रिटायर करता है और कार्य से भी रिटायर कर जाता है, ठीक है। ये आर्थिक रूप से उत्पादक और जैविक रूप से परिचालनशील होते हैं। इसमें कामकाज आबादी शामिल है। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, 59 वर्ष से अधिक होने वालों उन्हें वृद्ध पुरुष बोला जाता है, या आर्थिक रूप से उत्पादक हो सकते हैं, हालांकि वे सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। आगे देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं, जो चीज इम्पोर्टेंट उस चीज को देखते चलेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिएगा, बच्चे और वृद्ध आबादी को आश्रित आबादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे कामकाजी उम्र और वृद्धि समूह में पाई जाने वाली आबादी की संख्या प्रतिशत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को निर्धारक है। बस इसको पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग आपको समझाते हैं। देखिए व्यस्क का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो आपको यह 58.7। वृद्ध कितना है, 6.9%, ठीक है। और बच्चा कितना है, 34.5% के आसपास में बच्चा की संख्या है। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि व्यस्क की आयु मतलब व्यक्ति की संख्या कितना प्रतिशत है भारत में, तो 58.7% है। और वृद्ध कितना है, 6.9%, और बच्चा कितना है, तो 34.4%। आपको याद रखना है, ये उम्र का डाटा है। देखिए लिंगानुपात कितना पे ज्ञात करना है, 1000 पर ज्ञात करना है, आपको 1000 पर ज्ञात करना है। देखिएगा लिंगानुपात, ठीक है, अनुपात को जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। देखिए एग्जाम में क्या करेगा, इस चीज को याद रखेगा, इस लाइन को याद रखेगा, कहाँ आपको फंसाएगा वो चीज हम आपको बता रहे हैं। फंसाएगा कहाँ, कहेगा 1000 महिला पहले दे देगा, पुरुष बाद में देगा, वो आपको गलत होगा। पुरुष पर महिलाओं की संख्या को जांच किया जाता है, पुरुष के 1000 संख्या पर महिलाओं की संख्या कितना है वो चीज देखेगा। यहाँ बाद में मतलब आपको परीक्षा में क्या करेगा, महिला को यहाँ लिख देगा और यहाँ मतलब पुरुष को यहाँ, महिला को यहाँ, जो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतों में से एक है और हम पुरुष और महिलाओं के बीच समानता समझने में मदद प्रदान करता है। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पर 943 है 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार इतना है, ठीक है, 943। और 2001 में कितना था, तो 933। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 1951 में 946 था, ठीक है। वो हमको 1951 वाला थोड़ा सा पढ़ सकते हैं बस इसको समझने के लिए, नहीं तो 2001 आपको याद रखना है 933 और 2011 आपको याद रखना है 943। दो चीज आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। वीवीआई है, ये यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। क्लियर है, चलिए हाँ याद रखेगा कितना पर, 1000 पुरुषों की संख्या पर, किसके संख्या पर, पुरुषों की संख्या पर, पुरुषों की संख्या पर ज्ञात करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
1000 पुरुषों की संख्या पर। ये लाइन आपको याद रखना है, इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। किसका है? केरल का है 1084। ठीक है, सबसे कम किसका है? हरियाणा का। कहा किसका है? हरियाणा का 877। यहीं पर महिला जो है बहुत सारी योजना चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में। कब? 2015 में। ठीक है, 2015 में कौन योजना चला था? एक थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं। ठीक है, 2015 में, ठीक है, योजना चला था। योजना कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और बेटी बचाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ योजना चला था। तो वहां पर कुछ न कुछ भ्रूण हत्या जो हो रहा था उसमें कमी किया गया, उसको कानूनी दंडनीय अपराध किया गया, तब जनसंख्या धीरे धीरे वहां का सुधार होने लगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। आपको ये लाइन याद रखना है। सबसे कम किसका है? तो लिंगानुपात सबसे कम जो है 877 दिया हुआ है, किसका है? तो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? पुदुचेरी का लिंगानुपात दिल्ली से भी अधिक है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको दिल्ली से भी अधिक है, ये आपको याद रखना है। कितना है? दिल्ली से भी अधिक है इसका अनुपात, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसका? ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? दिल्ली में लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 866 महिला, जो सबसे खराब है। दिल्ली का लिंगानुपात क्या है? खराब है। जबकि जानते हैं दिल्ली राजधानी है हमारा। ठीक है, ये भी बता दें कि भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी, ठीक है, राजधानी, ठीक है, राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कहाँ है? तो अभी दिल्ली में है। नई दिल्ली जिसको बोल सकते हैं, नई दिल्ली बोल सकते हैं, नई दिल्ली, नई दिल्ली है। ठीक है, ये कब बना? तो ये आपको 1911 में बना था, आपको याद रखना है। इससे पहले कहाँ था? पहले कहाँ था? तो पहले कोलकाता था, कोलकाता, कोलकाता था। अगर पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी यानी इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था वाला राजधानी कौन है? तो आपको मुंबई याद रखना है। कौन है? मुंबई। ये चीज आपको, तीन चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इस चीज का कि साक्षरता दर। ठीक है, तो भारत का साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। किसका है? तो भारत का है। वहीं पूछेगा बिहार का साक्षरता दर पूछ ले, बिहार का पूछ ले साक्षरता दर, तो 61.8% है, जो कि सबसे खराब है। इस रेशियो बिहार का ही साक्षरता दर में, बिहार का रेशियो पूरे 28 राज्यों में सबसे कम खराब स्थिति बिहार का, सबसे निचले पैदान पर ये है। देखिएगा, साक्षरता दर, एक शिक्षित और सूचित नागरिक किसी भी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति होता है। अगर आप देखते हैं कि जापान ऐसा देश है कि जापान वहां पर क्या करता है, मानव पर मतलब बहुत ज्यादा ही खर्च करता है, उसको कौशल सिखाता है, तकनीक उसके अंदर डालता है, ताकि वो जो है एक आने वाले समय में उसे देश को ही फायदा होता है। सबसे ज्यादा खर्चा मानव विकास में ही किया जाता है जापान जैसे देश में। तब देखते हैं जापान बहुत सारे टेक्निकल में हमसे आगे हैं। ठीक है, उसका देखिएगा, साक्षरता का निम्न आर्थिक सुधार के लिए भी एक गंभीर बाधा है। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु, इसको याद रखिएगा, कितना? 7 वर्ष से कम या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ पढ़ सकते हैं उसको साक्षर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, साक्षर कहा जाता है। इसकी आयु कितना है? 7 वर्ष, ये आपको याद रखना है। ये भारत की साक्षरता दर, ठीक है, दर
80.9 किसका है? पुरुष का। 80.9 किसका है? पुरुष का। और महिला का कितना है? तो महिला का आपको 64.9। ये 73 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है क्या? 74.04 या 73 ठीक है 73%। डाटा दोनों ही सही है। बहुत सारे किताब में आपको 74.04 देखने को मिलेंगे, यहाँ 73 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए आपको दोनों डाटा याद रखना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, व्यवसायिक संरचना। व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या वितरण को व्यवसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर व्यवसायों को प्रभावित गतिविधि, द्वितीय गतिविधि और तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक गतिविधि में कृषि, देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र की बात कर रहा है। हम एक लाइन में इसको आपको बताना चाहते हैं। पहला, ठीक है, पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक। तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और भी होता है चतुर्थक, चतुर्थक क्षेत्र, ठीक है, चतुर्थक क्षेत्र। तो पहले सुन लीजिए, तब एक लाइन में उसको बता देंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होते हैं? जो भी आप जानते हैं, खनन, खनन, कृषि, ठीक है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मछली पालन, ठीक है, उसके बाद वानिकी, आखेटक, यानी कह सकते हैं किस पर निर्भर होता है? स्वयं पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? प्राथमिक क्षेत्र वाला सेक्टर जो जीवविज्ञान में स्वयं पर निर्भर होता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में को हम लोग औद्योगिक के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या उसको उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, जैसे निर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जितना भी चीज का निर्माण किया जाता है उसको इसमें फैक्ट्री कह सकते हैं। कल कारखाना जो भी है, कल कारखाना जो भी है, कल कारखाना जो भी है, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है? बैंक आ जाता है, ठीक है, बैंक आ जाता है, ठीक है, या सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप कोई भी हो, मतलब कि डाकिया जो होता है, डाकिया भी तृतीय क्षेत्र में आएगा, यानी जो आपको सेवा प्रदान करेगा, चाहे वो पैसा से करे या पैसा लेके करे, वो सब तृतीय क्षेत्र में जाएगा। चतुर्थ क्षेत्र में जो आता है प्रेस आता है, क्या आता है? प्रेस आता है, चतुर्थ क्षेत्र में आता है। और पंचम क्षेत्र जो होता है, पंचम क्षेत्र जो होता है, पंचम सेक्टर जो होता है, इसमें उच्च विश्वविद्यालय, ठीक है, हायर एजुकेशन वाले क्षेत्र पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो आपको 3 ही क्षेत्र पढ़ना है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। आपको 11th 12th में जाने के बाद कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, ये सब उसी के बारे में दिया हुआ है जो गतिविधि जो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, सेम बात वही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, देख सकते हैं व्यवसाय। देखिए, द्वितीय गतिविधि, तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक गतिविधि में वो चीज दिया हुआ है, खनन, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना, उत्खनन भी शामिल है, जो खन के प्राप्त करते हैं। द्वितीय गतिविधि को विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र भी बोला था, उद्योग, भवन निर्माण भी शामिल है। कोई भी मकान बनाना द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, फैक्ट्री, कल कारखाना सब। तृतीय गतिविधि में क्या आएगा? परिवहन, जो टेम्पू चलाता है, गाड़ी चलाता है, ऑटो चलाता है, सब उसी में जाएगा। संचार, जो आपको बातचीत कराता है, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। जो सेवा देता है आपको, ठीक है, जो भी आपको सेवा देता है, आपको याद रखना है। व्यावसायिक संरचना विकसित और विकासशील देशों के बीच कई प्रमुख अंतरों को बताती है। विकसित राष्ट्र में द्वितीय और तृतीय व्यवसायों में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, यानी सबसे ज्यादा भारत में किसी क्षेत्र का योगदान है विकास में, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। यही इसका कहना है, आपको याद रखना है। यानी भारत के विकास में लिख सकते हैं, भारत के विकास में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का बढ़ा है? तो सर्वाधिक योगदान बढ़ा है तृतीय क्षेत्र का बढ़ा है। किसका?
सेवा क्षेत्र का बढ़ा है, ठीक है, सेवा क्षेत्र का बढ़ा है, शायद 58 पॉइंट समथिंग के लगभग परसेंट में इसका योगदान बढ़ा है। घाटा किसका है, तो इसको बढ़ा है, और घाटा किसका है, घाटा है किसका है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। आजादी से पहले कृषि का योगदान ज्यादा था, कृषि का योगदान घटा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 64% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे में, कितनी जनसंख्या, 64% जनसंख्या, 36% जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में है, और तृतीय क्षेत्र में जनसंख्या के संग्रह में आपको याद रखना है 57% उपभोक्ता दिया गया था, वर्तमान में 58% के लगभग में पहुंच चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वास्थ्य देखिएगा, स्वास्थ्य जीवन स्तर में वृद्धि से मेल खाता है। स्वास्थ्य आंकड़े के मामले में भारत जबरदस्त वृद्धि दिखा रहा है। सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि जब बजट आता है तो रक्षा पर नहीं तो स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मृत्यु दर 1951 में प्रति 1000, जो 1951 में प्रति 1025 से घटकर 2011 में 7.2 पर आ गया है। यानी कह रहा है 1951 में 1000 में से 25 आदमी मर जाता था, लेकिन 2011 में क्या हुआ, 1000 में यानी 7.5%, 2% आदमी जो है मर रहा है। बाकी जीवन प्रत्याशा में सुधार आया है। औसत जीवन प्रत्याशा 36.7 से बढ़कर 2011 में 67.9 हो गया। ये सब क्वेश्चन बहुत वीआईपी आपको ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा बनेगा। हालांकि प्रति व्यक्ति कैलोरी में खपत, देखिए कैलोरी की बात कर रहा है तो आपको बता दें, कैलोरी की बात कर रहा है, कैलोरी की बात कर रहा है तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी चाहिए, तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होता है। शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होता है। जो डॉक्टर होता है उस सबको कम कैलोरी की आवश्यकता होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा संपत्ति उसी के पास होता है। चलिए देखिएगा, आगे चलते हैं। कुछ छूटा नहीं है, नहीं छूटा है, वही है जो बताएं, वही चीज है, छूटा नहीं है, खुद नहीं छोड़ेंगे हम। आगे देखते हैं। अब देखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था, 2000, ठीक है। देखिएगा भारत सरकार ने पहली बार 1952 में, पहली बार 1952 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया। पूछेगा आपसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू था 1952 में किया था। एनपीपी यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कार्यक्रम 2000 इसी का परिणाम है, कार्यक्रम परिणाम है। जो बच्चा 14 साल की आयु है वो कल कारखाना में काम नहीं कर सकता है और उन्हें अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है। अनिवार्य शिक्षा शिशु मृत्यु दर को कम करने और सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करने के लिए लड़कियों के लिए, ठीक है, विलंबित विवाह को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, परिवार कल्याण को अब केंद्रित कार्यक्रम में रखा गया है। अब जानते हैं कि विवाह की आयु पहले 18 वर्ष था, 18 वर्ष था, अब लड़का और लड़की दोनों की आयु क्या कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से कम पर विवाह करना दंडनीय अपराध है, कानूनी जुर्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोषण के अलावा एनपीपी मतलब राष्ट्रीय एनपीपी 2000 में अनचाहे गर्भधारण, यौन संचारण रोग से सुरक्षा और किशोरों की जरूरत और समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य देरी से शादी और देरी से बच्चा पैदा करने से को प्रोत्साहित करता है। यानी आपको जल्दी विवाह नहीं करना है, विवाह की आयु जो है ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले की अपेक्षा पहले 12 वर्ष 14 वर्ष में शादी हो जाया करता था, अब 21 वर्ष कर दिया गया। पहले 18 वर्ष किया गया, तब 21 वर्ष किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के लिए भोजन की खुराक, पोषण संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए उपाय मजबूत किया है। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ चीजों को समझिएगा। अवदाब, ठीक है, ये शब्दावली है, ये शब्दावली है, तो इस शब्दावली को आधार जनसंख्या और देखिए यहाँ क्या है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवदाब। तो अवदाब क्या होता है, ऋतु विज्ञान और जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से होता है। निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र उसको अवदाब बोलते हैं। अवसादों से बनी शैलों को परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान बोलिए या परतदार बोलिए,
किससे बना होता है? अवसादों से बना होता है। आग्नेय चट्टान वे जो मैग्मा के अलावा यानी जो भूकंप होने के बाद जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनता है आग्नेय चट्टान। यह सबसे मजबूत होता है। ये क्या होता है? सबसे मजबूत होता है, मजबूत होता है। जीवाश्म का अभाव होता है। क्या होता है? जीवाश्म जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें देख रहे हैं परतदार में जितने भी खनिज पदार्थ बोल दें, खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम सब है, सब इसी में पाया जाता है। खनिज पदार्थ सब परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक रूपांतरित चट्टान भी होता है। यहाँ नहीं दिया है, रूपांतरित चट्टान भी होता है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए, आधार जनसंख्या दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो होता है वो आधार जनसंख्या कहलाता है। दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आधार जनसंख्या होते हैं। आश्रित जनसंख्या जो 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक जो होता है उसको आश्रित जनसंख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। आकर्षित जनसंख्या कितना होता है? 15 से 59 वर्ष, आपको याद रखना है। ठीक है। देखिएगा, आंतरिक अफवाह एक ऐसा अफवाह, आप देखिएगा थोड़ा सा चीज को देखिएगा। ठीक है। आंतरिक अफवाह एक ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागर में नहीं पहुंचता है, आंतरिक समुद्री झीलों में गिरता है। जैसे आप लूनी नदी के बारे में सुने होइएगा, कक्ष के रन में विलीन हो जाता है, उसी को आंतरिक प्रवाह बोला जाता है। ऊंचावच जो भूमि के ऊंचा जो प्राकृतिक बनावट है, पर्वत, पहाड़, पठार, इसकी उबड़ खाबड़ जो ऊंचाई है उसी को बोला जाता है क्या? ऊंचावच। ठीक है। उप महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड है। ठीक है। महाद्वीप के शेष भाग एक ऐसा पृथक भौगोलिक इकाइयों के रूप में स्पष्ट अलग होता है। ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़े हुएगा तो हम इसमें बताए थे तैतीस सागर के बारे में बताए थे, गोंडवाना लैंड, अंगोरा लैंड। नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देखिएगा। लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया गया है तो चैप्टर बाय चैप्टर आपका देखना फर्ज बनता है ताकि आप अच्छे से समझ सके। हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है। देखिए, किशोरावस्था क्या है? आप कह सकते हैं आप उसका, ठीक है, 11 से, ठीक है, 11 या 12, ठीक है, 11 से 18 वर्ष या 12 से 19 वर्ष, ये किशोरावस्था की आयु होता है। ठीक है। ये आपको 10 से 19 ही दे दिया है। चलिए, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन अधिकांश 12 से या 13 से 18 ये दिया रहता है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में जैसे 1 किलोमीटर संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। शब्द को सिर्फ बताया गया है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ाने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर वर्ष की जनसंख्या तुलना किया जाता है। इसे वार्षिक दशकीय गति दर कहते हैं। जन्म दर 1000 रुपये की है। क्या था? जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहाकर जो महीन जो गाद लाया जाता है उससे मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहेगा सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है कौन? जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कौन? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 2 मिट्टी आपको याद रखना है। एक खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। बांगर बोल लीजिए या भांगर बोल लीजिए, बांगर बोल लीजिए या बांगर बोल लीजिए। ठीक है। ये नई मिट्टी होता है, ये पुरानी मिट्टी होता है, ये उपजाऊ मिट्टी होता है, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। इसमें कंकर उंकर सब पाया जाता है, इसमें। ठीक है। ये कंकर मुक्त होता है खादर मिट्टी, आपको यही बताया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हाँ, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जो है उसको जीवन प्रत्याशा कहता है। जो 17.9% आप देखे हैं, 67.9% उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। जीवोम एक ऐसी जलवायु दशा जिसमें विभिन्न वर्गों में पाया जाने वाला पादप समूह जो होता है, उसी को जीवोम बोला जाता है। ठीक है। जल राशि एक जल राशि जो पृथ्वी के सतह या गर्त गड्ढा में हो, चारों ओर पूर्णतः स्तर से घिरा हो, पूर्णतः स्तर से, जिसको झील बोलते हैं ना। जैसे कोई नदी है, बीच में कल जगह जाता है, इसमें जल है चारों तरफ से समुद्र, उसी को झील बोलते हैं। नवीन युवा पर्वत हिमालय का नाम याद होगा। वलित पर्वत में क्या उदाहरण देखिएगा, हिमालय, अल्पास, एंडीज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
कि कौन कौन वलित पर्वत है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ये आपको जो लाइन आपको लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद निम्नजल, जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका प्रभाव धरातल की सतह से नीचे धंसने की प्रक्रिया को करता है। आगे चलते हैं। नेशनल पार्क एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, कैसा क्षेत्र है, तो आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, पठार, विस्तृत ऊपर उठा हुआ भाग। देखिए पठार का भाग क्या होता है, ऊपर का भूमि जो होता है सपाट होता है, समतल होता है, उसको क्या बोलते हैं, पठार। जो नुकीला होगा उसको क्या बोलेंगे, पर्वत। पर्वत से जो जिसकी ऊंचाई कम हो, जैसे ये है, इसकी ऊंचाई कम है, तो ये हो गया पहाड़, पर्वत, पठार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है, इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। पर्वत के बारे में देख लिए, पशु पक्षी, अब एक जैविक संपदा है, इसके बारे में आप देखते ही हैं। ये देख लिए आप। ठीक है, प्रवासन, जब एक स्थान से छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको प्रवासन कहलाता है, जिसको आप प्रवास भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रवास आंतरिक प्रवास भी हो सकता है, बाह्य प्रवास भी हो सकता है। ठीक है, आंतरिक प्रवास से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिक एक ऐसा तंत्र जो भौतिक पर्यावरण उसमें रहने वाले जीवों को मिलाकर बनता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, भ्रंश घाटी, आंतरिक हलचलों के कारण जो भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टान खिसक जाती है, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। नदी इसी भ्रंश घाटी से बहती है। दो नदी आपको याद होगा भ्रंश घाटी से, दो नदी, एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, भारतीय भूभाग, भारत का वो भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी मुख्य भूमि की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वो क्या है, तो वह भारतीय भूभाग है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो एक ही है। भारत में मानक रेखा क्या है, मानक रेखा भारत में एक ही है। क्या है, एक ही है, आपको याद रखना है। जो समय बताता है, क्या बताता है, समय बताता है। एक स्थानीय में समय के सहारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, कोई इंपोर्टेंट चीज है तो वो बता देते हैं जो इंपोर्टेंट चीज है, अन्यथा कोई खास चीज इसमें नहीं है। ठीक है, कोई खास चीज इसमें नहीं है। ठीक है, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब लिंगानुपात आप पढ़िए लिए, वनस्पति लिंगानुपात, ये सब चीजें। ठीक है, तो आपका यहीं पर आप क्लास पॉइंट हुआ, यानी एनसीईआरटी आप जो पढ़ रहे थे अभी, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे थे, वन लाइनर जो पढ़ रहे थे, वो आज आपका क्या होता है, समाप्त होता है। वन लाइनर 9th क्लास का जो पढ़ रहे थे, 9th क्लास का वन लाइनर समाप्त हो चुका है। यानी 9th क्लास का क्या क्या समाप्त हो चुका है, आपको याद रखना है। किताब जो है, किताब आपको एनसीईआरटी का बुक समाप्त हो चुका है। किताब का है जो वन लाइनर जो है, वन लाइनर आज समाप्त होता है। अब इसका एमसीक्यू बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए अंदाज में। थैंक यू।